students, welcome to Elga class. Today we will start our new poem, but before starting our new poem we will look for new words. So first word is glee. These words are used in our poem, so we have to know the meaning of these words. Okay, so first word is glee. The meaning of glee is great delight or happiness. And the sentence used is I was filled with glee when I was announced the winner of the recitation competition. मीन्स कि glee का मतलब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, glee. ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने देखो glee से क्या सेंटेंस बनाया है कि आई फील्ड विद glee, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, ग्रेट डिलाइट. क्यों? when कब हुई? when I was announced the winner of the recitation competition, जब मुझे recitation competition में मैं winner announce किया गया. ठीक है. now our next word is soaring. the meaning of soaring is flying or rising high in the sky, and the sentence used with this word is I saw a jet plane soaring in the sky. okay, now move to next word, cheery. cheery means happy and thinking positively. जब भी आप खुश होते हो या पॉजिटिवली सोचते हो तो उसे हम क्या बोलते हैं, cheery. that is cheery. and the sentence made with cheer is I felt cheery as I spent the day at the beach under the sun. now move to next word, enrich. meaning of enrich is improve or enhance the quality of something. okay, our next word is awareness. meaning of awareness is knowing a situation or a fact. मतलब किसी भी सिचुएशन को जानना या किसी भी फैक्ट को जानना, उसे हम क्या बोलते हैं, अवेयरनेस. किसी के बारे में हमें पता होना. ठीक है. वी शुड स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एनिमल कंजर्वेशन. हमें अवेयरनेस, ठीक है, नॉलेज हमें होनी चाहिए, हमें नॉलेज देनी चाहिए, सिचुएशन के बारे में पता होना चाहिए कि हमें अपने एनिमल्स को क्या करके रखना है, कंजर्व करके रखना है. राइट. नाउ आवर नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेड. मीनिंग ऑफ ट्रेड इज टू वॉक. ये यू कैन सी द पिक्चर. ये क्या है, ये एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, चाल जिसे हम बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, ट्रेड. ठीक है. आई ट्रेड केयरफुली ऑन द रोड व्हाइल क्रॉसिंग इट. सो मीनिंग ऑफ tread is to walking. now move to our poem. The title of our poem is how do you want to be. means कि आप कैसा बनना चाहते हो. and who is the poet of this poem? Dania Rehan. okay, now let's get start with our poem. how do you want to be? as calm as the sea or a fountain full of glee. advice comes for free, but what should be true must be decided by you. here what is the meaning of these lines? देखो पोएट क्या कहना चाह रहा है. हाउ डू यू वॉन्ट टू बी, आप कैसा बनना चाहते हो. एज काम एज द सी, उतना शांत जितना कि एक समुद्र होता है. और अ फाउंटेन फुल ऑफ ग्ली, या एक उस फाउंटेन की तरह, उस फव्वारे की तरह जो बहुत ज़्यादा खुश होता है. अभी हमने मीनिंग पढ़ा था ग्ली का. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्ली? ग्रेट डिलाइट और हैप्पीनेस. ओके. और अ फाउंटेन फुल ऑफ ग्ली. एडवाइस कम्स फॉर फ्री, बट व्हाट शुड बी ट्रू मस्ट बी डिसाइडेड बाय यू. आपके पास बहुत सारे लोग होंगे जो आपको एडवाइस देंगे फ्री में, ठीक है, बट व्हाट शुड बी ट्रू, उन एडवाइस में जो भी वो आपको कह रहे हैं क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, इट विल बी डिसाइडेड बाय ओनली यू पीपल. ओके. नाउ मूव टू आवर नेक्स्ट स्टैंजा. बी थॉटफुल बिफोर मेकिंग अ चॉइस, लाइक क्लियर वाटर रिफ्लेक्टिंग द स्काई. आवर चॉइस रिफ्लेक्ट्स आवर इनर वॉइस. वी शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम सोअरिंग हाई, like those cheery morning birds who must forever fly. now अब क्या है सेकंड स्टैंजा में? सेकंड स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहा है? बी थॉटफुल बिफोर मेकिंग अ चॉइस. आप जब भी कोई चॉइस या डिसीजन लेते हो तो पहले उसे अच्छी तरह से सोच लो कि आपने यही काम करना है या नहीं, जो आपका डिसीजन है सही है या नहीं.
आपने अपने डिसीजंस बिल्कुल कैसे लेने हैं, लाइक क्लियर वाटर रिफ्लेक्टिंग द स्काई, जैसे कि एक साफ पानी में समुद्र दिखाई देता है, एक साफ पानी में आपको ऊपर का आसमान दिखाई देता है, रिफ्लेक्ट करता है ना। जब भी आप किसी नदी के पास या जाओगे और वहाँ पे आपका पानी बिल्कुल स्टिल है, नदी का पानी, तो आपको ऊपर आसमान का रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बिल्कुल क्लियर होना है अपने डिसीजंस में, मतलब आपने जो भी डिसीजन लेना है उसमें आपको बिल्कुल क्लियर होना है। आर चॉइसेस रिफ्लेक्ट्स आर इनर वॉइस, हम जो भी डिसीजन लेते हैं, हमारी जो भी चॉइसेस होती हैं वो हमारी अंदर की आवाज़ होती है। मतलब अगर आप अंदर से आपका दिल कहता है, आपका मन कहता है, आपकी इनर वॉइस या आपका जो माइंड है कहता है कि ये चीज़ सही है, ये डिसीजन या ये चॉइस सही है, तो आपको वही लेना चाहिए, ठीक है। और अगर आपका मन कहता है कि ये डिसीजन सही नहीं है, तो आपको उस डायरेक्शन में नहीं जाना, ठीक है। विच शुडंट स्टॉप यू फ्रॉम सोरिंग हाई, अगर आपके डिसीजन और चॉइसेस बिल्कुल सही होंगे, आप बिल्कुल इनर वॉइस से आप लोगे उन डिसीजंस को, तो आपको ऊपर हवा में उड़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। लाइक दोस चीयरी मॉर्निंग बर्ड्स हु मस्ट फॉरएवर फ्लाई, और फिर आप हमेशा आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, ऊपर उठते जाओगे, ठीक है। उठते जाने का मतलब हवा में नहीं उड़ोगे, इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करोगे इन योर लाइफ, ओके। Enrich your brain with pearls of knowledge, for that will keep you going ahead as the flowing water in a river, and on the path of awareness you will always tread. देखो, what is the meaning of enrich? अभी हमने पढ़ा था enrich means improve और enhance the quality of something, ठीक है। enrich your brain, आपको हमेशा अपने ब्रेन को एनरिच करते रहना चाहिए, डिफरेंट नॉलेजेस को गेन करते रहना चाहिए, ठीक है, इन अ प्रोग्रेसिव वे। विथ पर्ल्स ऑफ नॉलेज, देखो सेकंड लाइन हमारी आई ना लास्ट पैराग्राफ में, विथ पर्ल्स ऑफ नॉलेज। पर्ल्स ऑफ नॉलेज मतलब ज्ञान के मोती, ठीक है। तो आपको ज्ञान के मोती से अपने माइंड को एनरिच रखना है, ठीक है, इम्प्रूव करना है। जितनी नॉलेज आप गेन करोगे उतना ही आप इम्प्रूव होगे। नाउ third line of last stanza, for that will keep you going ahead as the flowing water in a river, जैसे ही आप नॉलेज गेन करते जाओगे, तो जैसे पानी बहता रहता है नदी में आगे की तरफ, ऐसे ही आप भी अपनी लाइफ में आगे की तरफ बढ़ते रहोगे। एंड ऑन द पाथ ऑफ अवेयरनेस यू विल ऑलवेज ट्रेड, और जो आपका अवेयरनेस का पाथ है, जो रास्ता है आपका, ठीक है, तो उस रास्ते पर आप बिल्कुल, आपकी जो चाल होगी, आप जो चलोगे बिल्कुल सही चलोगे, अगर आपके पास क्या है, नॉलेज है। तो आपको समझ में आया इस पोएम की व्हाट इज़ द मोटो ऑफ दिस पोएम, ठीक है। नाउ व्हाट्स योर होमवर्क, यू हैव टू रीड दिस पोएम एट योर होम, ओके। नाउ मूव टू आवर ग्रामर पोर्शन। In today's class we will study about simile, okay. So what is the meaning of simile, what are similes? Okay, I'll tell you. When we directly compare two things which have some similarities using the words like and as, it is called a simile. मतलब जब हम किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, क्योंकि उन दोनों चीज़ों में सेम सिमिलैरिटीज़ हैं, और हम उन दोनों चीज़ों को किससे कंपेयर करते हैं, यूजिंग द वर्ड्स लाइक एंड एज, है ना। तो दोज सेंटेंसेस और दोज वर्ड्स आर कॉल्ड सिमिली, ओके। एग्जाम्पल, एज बिजी एज अ बी, इतना बिजी जैसे कि एक मधुमक्खी, ठीक है। सो हेयर वी यूज एज बिजी एज अ बी, ठीक है। वी कंपेयर बी, ओके, कि इतना बिजी जितना कि एक मधुमक्खी। तो हमने कंपैरिजन किया दो चीज़ों के बीच में यूजिंग द वर्ड्स एज, ओके। सो एज इज सिमिली। So students, now we have learned about smileys and their example, and also learned the steps to understand a smiley better, okay. Now read these lines from the poem The Ice Cream Man. The way the children cluster round as thick as honey bees. Now identify the smiley used in these lines.
As I explain the meaning of smiley, now tell me the smiley used in these lines. बताओ. Yes, the smiley used in these lines is as thick as honey bees. Okay. Now these are the steps. Step 1 is identify the smiley. You have to first identify the smiley used. जैसा आपको बताया मैंने अभी, कौन सी स्माइली यूज हुई है? एज थिक एज हनी बीज. द स्माइली यूज्ड इन दीज लाइन्स इज एज थिक एज हनी बीज. ओके. नाउ स्टेप 2 इज राइट डाउन व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. अब आपको वो लिखना है कि किसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है. तो इस लाइन में किसको डिस्क्राइब किया गया है? द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड, कि बच्चे किस तरीके से आइसक्रीम जो बेचने वाला है उसके साथ में खड़े हुए हैं. तो इस चीज़ को डिस्क्राइब किया गया. और वो लोग बच्चे कैसे खड़े हैं आइसक्रीम वाले के पास? एज थिक एज हनी बी, जैसे कि मधुमक्खियों का छत्ता होता है, मधुमक्खियाँ इकट्ठी होती हैं अपने छत्ते के पास, वैसे ही जो बच्चे हैं वो आइसक्रीम वाले के पास खड़े हो गए हैं. ठीक है. नाउ स्टेप 3 इज राइट द क्वालिटीज बीइंग डिस्क्राइब्ड. अब हमें इसमें क्या बताना है? क्वालिटीज़. क्या क्वालिटी डिस्क्राइब की गई है? ठीक है. क्या क्वालिटीज डिस्क्राइब की गई है? थिकनेस. किस चीज़ को किया गया है डिस्क्राइब यहाँ पे? कौन सी क्वालिटी को? थिकनेस. कि इतनी मतलब इतना ज़्यादा इकट्ठे हो गए हैं वो, जैसे कि हनी बीज इकट्ठी हो जाती है. ठीक है. तो यहाँ पे कौन सी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया गया है? थिकनेस को. नाउ Step 4 is write what the object or idea in the second step is being compared to. अब देखो किन दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन किया गया है? द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर एंड द वे हनी बीज क्लस्टर. दीज बोथ आर सेम. और इनकी क्या क्वालिटी है? थिकनेस. ठीक है. कि दोनों ही, जो हनी बी का क्लस्टर होता है और जो बच्चों का क्लस्टर था, दोनों ही कैसे हैं? बिल्कुल ठीक है. इसीलिए इन दोनों को क्या किया गया है? कंपैरिजन किया गया है एक दूसरे से. राइट. नाउ दीज आर द स्टेप्स टू अंडरस्टैंड सिमिलीज बेटर. फर्स्ट वन इज आइडेंटिफाई द सिमिली. सेकेंड स्टेप इज राइट डाउन व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड. थर्ड वन इज राइट द क्वालिटीज. राइट. Fourth one is being compared to. Write what the object or idea in the second step is being compared to. So these are the steps to understand similes better. Okay. Now read these lines. I want to be as free as a bird. Now the question arises, why do poets use similes in their poems? जो poets होते हैं मोस्टली यूज़ करते हैं सिमिलीज़ को अपनी पोएम में. ऐसा क्यों यूज़ करते हैं पोएट्स? सोचो ज़रा. हियर द आंसर इज पोएट यूज सिमिलीज इन देयर पोएम बिकॉज सिमिलीज मेक द पोएम इंटरेस्टिंग. द फर्स्ट रीज़न इज कि जो पोएट हैं अपनी पोएम में सिमिलीज यूज़ करते हैं बिकॉज सिमिलीज के यूज़ होने से हमारी पोएम क्या हो जाती है? इंटरेस्टिंग बन जाती है. ठीक है. The second reason is similes help the reader imagine clearly and enjoy the way they are reading what they are reading. और दूसरा रीज़न क्या है क्यों यूज़ करते हैं सिमिलीज इन पोएम में? क्योंकि क्या होता है जब भी हम पोएम को पढ़ते हैं एज अ रीडर, मतलब जो पोएम को पढ़ेगा उसके माइंड में क्या होगा? एक मतलब इमेजिनेशन बननी स्टार्ट हो जाती है कि वो किसके बारे में उस पोएम को पढ़ रहे हैं और उस पोएम को वो बहुत अच्छे से एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं. ठीक है ना. थर्ड रीज़न इज सिमिलीज हेल्प पोएट्स एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स बेटर एंड शो देम टू द रीडर. तीसरा रीज़न ये है कि सिमिलीज यूज़ करने से जो पोएट है अपने एक्सप्रेशंस, अपनी जो भी फीलिंग्स हैं उनको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है. ठीक है. किसको एक्सप्रेस कर पाता है? रीडर को. कि जो भी उस पोएम को पढ़ेगा उसके थ्रू जो रीडर है उसको पता चलेगा कि पोएट इस पोएम के थ्रू क्या कहना चाह रहा है. फोर्थ वन इज सिमिलीज हेल्प द रीडर्स बिकम बेटर थिंकर्स एंड राइटर्स. अब सिमिलीज यूज़ करने से क्या होता है? जो रीडर है मतलब जो उस पोएम को पढ़ेगा वो अच्छा थिंकर बनेगा, अच्छी सोच रख सकता है और एक अच्छा राइटर भी वो बन सकता है. ठीक है. So these are the reasons why poet use similes in their poem. Okay, understand it?
Now read these lines and answer the question. What if my legs were as long as trees? My school building would only come up to my knees. Which simile is used in these lines? Tell me. As long as trees. Okay, as long as trees. So the simile used in these lines is as long as trees. Now you can see what if. Poet used what if. Why poet used what if? The poet has used the what if structure to introduce the simile and help the readers imagine something. यहाँ पे देखो जो पोएट ने जो what if है वो क्यों यूज़ किया है, ताकि जो रीडर है मतलब जो इस पोएम को पढ़े उनके दिमाग में क्या आए, एक इमेजिनेशन आए कि क्यों यूज़ कर रहे हैं वट इफ़ माई लेग्स वर एज लॉन्ग एज ट्री. क्या होता अगर मेरे पैर इतने बड़े होते जितने की ट्री होता है. ठीक है. I hope you can understand the concept of similes. If you have any query, you can ask from me. Okay. Now we will learn how to write a poem using similes and the what if structure. Step 1. Think about what if question using similes. Here are some examples. First example is, what if my stomach was as big as a well? What if I had wings like a blue butterfly? What if I could see in the night like a cat? What if had a house as big as a castle? What if I could turn my neck like an owl? So these are 5 sentences using similes as well as what if. Okay. Now second step is, for each questions write what might happen if the what if comes true. मतलब कि अब आपको देखना है कि अगर आप what if यूज़ करते हो तो क्या होगा. अगर आप what if लगा देते हो तो उस लाइन का आंसर क्या बनेगा. लाइक हमने देखो एग्जाम्पल लिया था ना, फर्स्ट सेंटेंस बनाया था या सेकंड सेंटेंस बनाया था, what if I had wings लाइक अ ब्लू बटरफ्लाई. क्या होगा, क्या हो अगर मेरे जो विंग्स है मेरे पर आ जाए लाइक अ ब्लू बटरफ्लाई. जैसे कि एक ब्लू बटरफ्लाई होती है वैसे ही मेरे अगर पंख आ जाए तो क्या होगा. ठीक है. तो इसका हमें क्या देखना है, आंसर देखना है. सो द आंसर विल बी आई वुड फ्लाई अराउंड कलरफुल फ्लावर्स आई लाइक. मतलब कि अगर मेरे ब्लू बटरफ्लाई की तरह विंग्स हो गए तो मैं भी क्या कर पाऊँगा, मैं भी उड़ पाऊँगा. ठीक है. अराउंड कलरफुल फ्लावर्स आई लाइक, उन फ्लावर्स के आसपास जो मुझे पसंद है. ठीक है. सो दिस इज़ द वे हाउ वी कैन क्रिएट और राइट अ पोएम यूजिंग व्हाट इफ और यूजिंग स्माइलीज. ओके. सो स्टूडेंट्स, योर टुडेज होमवर्क इज to revise about smileys. Okay students. Thank you students. Have a nice day.